हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपके बिहार बोर्ड के मैट्रिक या फिर इंटर एग्ज़ाम में जो वर्ण चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक ना, तो आज मैं इससे लगभग सभी प्रकार की ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराने वाला हूं जो आपके बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उसी टाइप का क्वेश्चन जो आपके इंटर एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो वर्ण चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव हो पाया हम आज इसमें सॉल्यूशन कराने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ठीक ना। तो मोस्ट जो ज़रा पूछा जाता है वो पूछता है उच्चारण स्थान। क्या पूछता है? उच्चारण स्थान की किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक ना। किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो उच्चारण स्थान में जैसे दिया कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ, ठीक ना। ये सब क्या है? उच्चारण स्थान। ये सब क्या है? उच्चारण स्थान। उसके बाद जो है कंठ से निकलने वाले शब्द कहलाते हैं कंठय, मतलब वर्ण, ठीक है। कंठ से निकलने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठय कहलाते हैं। तालु से निकलने वाले तालव्य, मूर्धा से निकलने वाले मूर्धन्य, दंत से निकलने वाले वर्ण दंतय, ओष्ठ से ओष्ठय। इसी प्रकार यहाँ इधर भी दिया गया, ठीक ना। तो कंठ से निकलता देखिए क से कंठ, को से कवर्ग, को से कंठ, को से कवर्ग। कवर्ग का मतलब हुआ क ख पूरा, ठीक ना। क ख ग घ अंग। ये सभी वर्ण कहाँ से निकलते हैं? कंठ से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? कंठ से निकलते हैं। इसके अलावा ओ, आ, हो और विसर्ग, ठीक ना। कवर्ग तो देखिए क से कंठ, क से कवर्ग। कवर्ग तो पूरा निकलता है, कवर्ग यानी क ख ग घ अंग पूरा। इसके अलावा ओ, आ, ह, विसर्ग। ये सभी शब्द भी कहाँ से निकलते हैं? ये सब शब्द भी कंठ से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? कंठ से। और कंठ से निकलने वाले शब्द क्या वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठय कहलाते हैं। कंठ से निकलने वाले वर्ण कंठय। अगला है तालु। तालु से निकलता है च वर्ग, ठीक है। च वर्ग पूरा, च वर्ग पूरा। च वर्ग मतलब च, छ, ज, झ, य, ठीक ना। च वर्ग पूरा किससे निकलता है? तालु से निकलता है। इसके अलावा हर्षही, दीर्घही, यो, तालव्य स्व, ठीक ना। ये नाम से पता चला तालव्य स्व। तालव्य स्व या तालु से निकलने वाले स्व क्या कहलाते हैं? तालव्य स्व। तालु से निकलने वाले स्व क्या कहलाते हैं? तालव्य स्व। और तालु से निकलने वाले सब ये वर्ण जो है क्या कहलाएंगे? तालव्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तालव्य कहलाएंगे। तो तालु उसका क्या निकलेगा? च वर्ग पूरा, उसके अलावा हर्षही, दीर्घही, यो, तालव्य स्व। अगला है मूर्धा, ठीक ना। और मूर्धा से निकलने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य कहलाते हैं। मूर्धन्य में ट वर्ग पूरा। क्या? ट वर्ग पूरा। ट वर्ग का मतलब है ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य नो, ठीक ना। ये सभी कहाँ से निकलते हैं? तो ये सभी निकलते हैं मूर्धा से, ठीक ना। इसके अलावा री, क्या? री, उस पर र, मूर्धन्य सो। इस सो का क्या नाम है? इसका मूर्धन्य सो नाम है। क्या नाम है? मूर्धन्य सो, ठीक ना। मूर्धन्य सो इसलिए नाम है क्योंकि इसका ध्वनि जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है? मूर्धा से। और हम जानते हैं कि मूर्धा से निकलने वाले सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य कहलाते हैं। इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं? मूर्धन्य स्व। और टवर्ग के लास्ट में जो नो आता है वो कहलाता है मूर्धन्य नो। तो टवर्ग, री, र, मूर्धन्य स्व, ये सभी कहाँ से निकलते हैं? मूर्धा से। दंत से निकलते हैं तवर्ग। तवर्ग यानी त, थ, द, ध, न, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग जब पढ़े होंगे बचपन में, जब वर्णमाला पढ़ते होंगे वहाँ पे सिखाया जाता है बच्चों को त, थ, द, ध, दंत नो। क्या सिखाते हैं? दंत नो, ठीक ना। और जो है ट, ठ, ड, ढ, उसमें क्या आता है? मूर्धन्य नो। दंत नो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से, ठीक ना। तो दंत से निकलने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? दंतय कहलाएंगे। इसलिए इसके अंत में होता है दंत नो। तवर्ग तो पूरा निकलता ही है। इसके अलावा लो, क्या निकलता है? लो। लो ध्वनि जो है इसका भी आवाज़ कहाँ से निकलता है? दंत से। और ये तो आप लोग जानते होंगे, इसको हम लोग स्व कहते हैं। और इसका लेकिन ये वास्तविक नाम जो है वह दंत स्व। क्या नाम है? दंत स्व। दंत से निकलने वाले स्व दंत स्व, मूर्धा से निकलने वाले स्व मूर्धन्य स्व, तालव्य से निकलने वाले स्व तालव्य स्व, ठीक ना। तो तवर्ग पूरा, लो, दंत स्व, ये सभी वर्ण कहाँ से निकलते हैं? दंत से निकलते हैं। ये सब वर्ण क्या कहलाते हैं? दंतय कहलाते हैं। उसके बाद ओष्ठ से, ओष्ठ यानी होठ, ठीक ना। दोनों होठ के हेल्प से, ओष्ठ के हेल्प से जो वर्ण निकलता है वो है प वर्ग। प वर्ग पूरा है प, फ, ब, भ, म। ये प वर्ग कहाँ से निकलता है? ओष्ठ से निकलता है। कहाँ से निकलता है? ओष्ठ से। और इसके अलावा छोटी ऊ, बड़ी ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, इसको हर्स्व ऊ और दीर्घ ऊ भी कहते हैं, ठीक ना।
हर्ष व उ दीर्घ उ, ये सभी कहाँ से निकलते हैं? ओष्ठ से निकलते हैं, और ओष्ठ से निकलने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? ओष्ठ्य कहलाते हैं। अगला नासिका, नासिका यानी नाक, नासिका मतलब नाक है, नाक से निकलने वाले शब्द, ठीक ना, ये क्या कहलाएंगे? अनुनासिक। नाक से जो वर्ण निकलते हैं वो है अनुनासिक, ठीक ना। तो कवर्ग से लेकर पवर्ग तक सबका जो अंतिम का जो वर्ण है, पाँचवा वर्ण, वो सब नाक से निकलता है। कवर्ग में जैसे अंग, चवर्ग में यो, टवर्ग में मूर्धन्य नो, ठीक है, टवर्ग में मूर्धन्य नो, तवर्ग में दंत नो, पवर्ग में मो, ठीक ना। सभी का ये पाँचवा वर्ण जो है वो कहाँ से निकलता है? नाक से निकलता है। इसके अलावा अनुस्वार, अनुस्वार भी कहाँ से निकलता है? नाक से। चंद्र बिंदु कहाँ से निकलता है? नाक से, ठीक ना। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाला बात है, जैसे कि कंठ में दिया गया क वर्ग, और क वर्ग में पूरा आता है क ख ग घ अंग, अंग भी आता है, ठीक ना। तो अंग कहाँ से निकलता है? कंठ से भी निकलता है, और इसमें नासिक का यानी नाक का भी हेल्प होता है, ठीक ना। अगर यदि पूछ दिया गया कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा, यदि ऑप्शन में नासिका नहीं रहे, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? कंठ को टिक करेंगे। अगर पूछ दिया अंग का उच्चारण स्थान क्या है, मान लीजिए ऑप्शन है दंत, ठीक ना, मूर्धा, कंठ, तालु, तब कंठ को टिक करेंगे, ठीक। यदि ऑप्शन में कंठ नहीं है तो देखिए अंग कहाँ से निकलता है? नासिक से, नाक के हेल्प से भी निकलता है, तब नासिक को टिक करेंगे, ठीक ना। और यदि कंठ और नासिक दोनों है, यदि कंठ और नासिक दोनों ही ऑप्शन में है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? नासिक को प्रिपेयर देंगे, ठीक है, नासिक को प्राथमिकता देंगे, और क्या करेंगे? नासिक पे टिक करेंगे। इसी प्रकार यदि पूछ दे यों का उच्चारण स्थान, ठीक ना, यों किससे निकलता है? तो यों है चवर्ग या तालु से निकलता है। यदि ऑप्शन में नासिक नहीं है, तालु को टिक करेंगे, ठीक ना। यदि समझिए कि यदि ऑप्शन में तालु नहीं है, नासिक को टिक करेंगे। यदि दोनों है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? नासिक को टिक करेंगे, क्योंकि तालु जो उसमें चवर्ग पूरा निकलता है, चौ का पूरा ग्रुप निकलता है, समूह निकलता है, नासिक से यों पर्सनली निकलता है, ठीक है ना। ये नासिक को वहाँ प्राथमिकता दिया जाता है। उसके बाद जो अगला जो वर्ण है वह कंठ तालु। कुछ ऐसे वर्ण है जो कंठ और तालु दोनों के सहायता से निकलते हैं, ऐसे वर्ण को हम लोग कहते हैं कंठ तालव्य। क्या बोलते हैं? कंठ तालव्य। और ये वर्ण है ए ऐ, ये दोनों ऐसे वर्ण है जो कहाँ से निकलते हैं? कंठ और तालु दोनों के हेल्प से निकलते हैं, ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। कुछ ऐसे वर्ण हैं जो कि कंठ और ओष्ठ, होठ और कंठ दोनों के हेल्प से निकलते हैं, ओ औ। कौन सा वर्ण है ये? ओ औ, ठीक ना। इसलिए ऐसे वर्णों को हम लोग कहते हैं कंठोस्थय। क्या? कंठोस्थय, हाँ, कंठोस्थीय, ठीक ना। जो भी इसको पढ़िएगा आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा, कंठोस्थीय, ठीक ना। यानी कि ये क्या है? ओ और औ, जो कंठ ओष्ठ से निकलता है। अगला दंत ओष्ठ। कुछ ऐसे वर्ण है जो दांत और होठ दोनों के हेल्प से निकलते हैं, वो है बो। क्या है? बो, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका? बो हो जाएगा दंतोस्थीय। यहाँ पर देखिए तो प वर्ग जो प वर्ग, ठीक है ना, प वर्ग यानी प फ ब भ म पूरा वर्ग, ये कहाँ से निकलता है? ओष्ठ से निकलता है। कहाँ से निकलता है? ओष्ठ से निकलता है। तो इसका लास्ट में क्या है? इसमें ब भी आ रहा है, ठीक है ना। यदि पूछेगा ब कहाँ से निकलता है, ऑप्शन में ओष्ठ है, ओष्ठ को क्लिक करेंगे। यदि दोनों है ऑप्शन में दंत ओष्ठ और ओष्ठ दोनों, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे? दंत ओष्ठ को क्लिक करेंगे, क्योंकि ओष्ठ से तो समझिए प वर्ग यानी प फ का ग्रुप पूरे निकलता है, लेकिन दंत ओष्ठ से केवल वो अकेला निकलता है, इसलिए वहाँ पे किसको प्राथमिकता देंगे? दंत ओष्ठ को प्राथमिकता देंगे। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अब आइए हम लोग जो है इस पर आधारित अब क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा कितना ही आसान तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अब आप लोग को लगेगा कि हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम में वर्ण चैप्टर से कितना ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है, कि इस प्रकार आप लोग को समझा दिए हैं कि देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। अब देखिए यहाँ पे अब कराया पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, आप सब फूंक दीजिएगा, उड़ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। बताइए। अब जो इस प्रकार से आप लोग को भी कॉन्सेप्ट समझाए हैं कि दूध पीता हुआ बच्चा भी जो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर अब दे देगा। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप सब यहाँ पे, तो आप सब जो है सब मन ही मन बोल रहे होंगे सर कितना इजी क्वेश्चन पूछ दिया, इसका उच्चारण स्थान तो कंठ होगा। क्या होगा इसका? कंठ होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? प, ठीक है ना। अभी जस्ट बताए प वर्ग पूरे, तो प वर्ग किस में आता है? बोलिएगा सर ये तो ओठ में आता है। ओठ किस ऑप्शन में दिख रहा है? ओठ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए किस में कन्वर्ट हो जाता है? ठीक है ना।
यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, मतलब ए के बाद ओ आ गया, आ गया, हर्षही आ गया, दीर्घही आ गया, ठीक ना। तो ए जैसे मान लीजिए आगे ए प्लस ओ, तो क्या बनेगा, ए प्लस आ क्या बनेगा, ए प्लस हर्षही क्या बनेगा, ए प्लस दीर्घही क्या बनेगा, ठीक ना। तो अगर ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ध्यान रखिएगा, अगर ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए अय में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, अय में। ध्यान रखिएगा कि यो में हलंत लगा रहेगा, ठीक ना। ए किस में कन्वर्ट होता है, अय में। ए के बाद आ हर्षही दीर्घही हर्षो दीर्घो कुछ भी आए, ए किस में कन्वर्ट होता है, अय में। अगला क्वेश्चन, द का उच्चारण स्थान क्या है, द का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। द से क्या है, याद रखिए, द से दंत, द से दंत, द का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत। उसमें द किस में आता है, त वर्ग में, और त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। अगला है, व्यंजनों के अंत में यदि हलंत आ जाए तो उसका मान क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, चौथाई हो जाता है, तिहाई हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। बताइए, व्यंजनों के अंत में यदि हलंत आ जाए उसका मान क्या हो जाता है, याद रखिएगा उसका मान आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अगला, दीर्घ ही कौन सा वर्ण है, दीर्घ ई कौन सा वर्ण है, ठीक ना। तो साफ नाम में ही छुपा है दीर्घ ई, क्या छुपा है, दीर्घ ई। तो इसका मतलब ये क्या होगा, दीर्घ स्वर होगा। क्या होगा, दीर्घ स्वर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए, ऐसा सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा गया, ठीक ना। ये क्वेश्चन 20 में पूछा गया, ये भी 20 में पूछा गया है, या 18 में, 13 में, 11 में। और आगे देखते हैं, आगे है, गो का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। ग का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए आप लोग। तालु, मूर्धा, कंठ, ओष्ठ। बस याद रखिए, ग जो है, ग किस ग्रुप का वर्ण है, तो क वर्ग का है। किसका है, क वर्ग का। तो क से कंठ, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ। कि क वर्ग किससे निकलता है, कंठ से निकलता है। ये 2021 में पूछा गया है। अगला, अंघ का उच्चारण स्थान क्या है, जस्ट बताए। तो अंघ किसका वर्ण है, अंघ वर्ण है क वर्ग का, ठीक ना। इसके अलावा ये नासिक से भी निकलता है, पहले खोजिए कहीं नासिक भी ऑप्शन में, ठीक ना। जल्दबाजी में गलती नहीं करना, ऑप्शन आपको फंसाएगा बट आपको फंसना नहीं है, ठीक ना, आपको फंसना नहीं है। पहले देखिए इसमें कहीं नासिक है, ऑप्शन में क्या, ऑप्शन क्या है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है। नहीं, नासिक नहीं है, नासिक नहीं है। तब देखेंगे कि ये जो है कंठ, कंठ से क्या निकलता है, क वर्ग निकलता है, क वर्ग में अंघ आता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक ना। अगला है, त का उच्चारण स्थान क्या है, त किस में आता है, त आता है त वर्ग में, ठीक ना। त वर्ग कहाँ से निकलता है, दंत से निकलता है। कहाँ से निकलता है, दंत से निकलता है। तो बताइए, त का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, बताइए। इतना इजी क्वेश्चन, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन, बताइए। व्यंजन 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर, न, देखिए मूर्धन्य नो दिया गया है, मूर्धन्य नो। इसमें बताने वाला कुछ बातें ना, नाम में छुपा है मूर्धन्य, यानी कहाँ से निकलेगा भैया, मूर्धा से। कहाँ से निकलेगा, मूर्धा से। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए, ये क्वेश्चन कब पूछा है, 2021 के सेकंड सीटिंग पूछा गया है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि इन सब छोटे छोटे क्वेश्चन को गलत करते हैं, ठीक ना। यदि आप लोग जो है ग्रामर सेक्शन यदि बढ़िया से पढ़ लेते हैं ना, यदि ग्रामर सेक्शन बढ़िया से पढ़ लेते हैं, तो आपके बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 100 पूछता है, ठीक ना। उस 100 में कम से कम जो है लगभग 40 क्वेश्चन आपके ग्रामर सेक्शन से होता है। यदि आप किताब नहीं भी पढ़िएगा ना, तो समझिए 40 नंबर आप केवल ग्रामर से उठा सकते हैं। जैसे पर्यायवाची हो गया, वर्ण हो गया, समास हो गया, उसके बाद संधि विच्छेद, ये सब वगैरह, ठीक ना, उपसर्ग प्रत्यय सब मिलाकर। तो ग्रामर पे विशेष ध्यान दीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन क्या करते हैं, नंबर को हमारे कटवा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध का उच्चारण स्थान है, ठीक ना। ध किसका वर्ण है, ध है त वर्ण का। किसका वर्ण है, त वर्ग का, ठीक ना। त वर्ग कहाँ से निकलता है, तो त वर्ग जो है वो निकलता है कहाँ से, दंत से। कहाँ से निकलता है, दंत से। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, दंत। छ का उच्चारण स्थान है, छ किसका वर्ण है, छ है च वर्ग का, च छ ज ज य, ठीक है ना। अच्छा, च वर्ग कहाँ से निकलता है, तो च वर्ग निकलता है तालु से, ठीक है ना। ऊपर जो कॉन्सेप्ट बताया है आप लोग उस कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिएगा।
और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं उसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हो सकता है याद कीजिएगा, भूल जाइएगा, उसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि जब जब आप नोट्स को उल्टाइएगा तब तब आपको याद आएगा। तो ऊपर जो कॉन्सेप्ट समझा उसको कॉपी में लिख लीजिएगा उस डाटा को। तो च वर्ग कहाँ से निकला? तालु से, और च वर्ग में ही आता है छ, छ, ये भी कहाँ से निकलेगा? तालु से, यानी पूरा च का ग्रुप ही तालु से निकलेगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है आ दीर्घ ई दीर्घ उ, ये कौन सा स्वर है? ठीक है ना, आ दीर्घ ई दीर्घ उ। तो आ को नेगलेक्ट कर दीजिए, ठीक, कुछ टाइम के लिए आ को नेगलेक्ट कीजिए। अब देखिए नाम में छुपा है दीर्घ ई दीर्घ उ, दीर्घ ई दीर्घ उ, यानी दीर्घ स्वर। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। कॉन्सेप्ट से समझिए, कोई भी चीज़ रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। क्या हो जाएगा उसका? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है अब फ का उच्चारण स्थान है, ठीक है। फ का उच्चारण स्थान क्या होगा? और यह क्वेश्चन 2022 के सेकंड सेट में पूछा गया है। ठीक है, फ का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ओष्ठ, तालु, मूर्धा। बताइए। तो पो किस में? पो, फ, ब, भ, मो, ये सभी वर्ण कहलाते हैं प वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं? प वर्ग में। और अभी आपको जस्ट बताया है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट। तो ट का वर्ग है ट, और ट वर्ग पूरे, ट वर्ग पूरा ही किस में आता है? मूर्धा में आता है, ठीक है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। इसका क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? उच्चारण में, बोलने में जो समय लगता है, बोलने में जो समय लगता है, उस समय के आधार पर स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? उसको 2 भागों में बांटा गया। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। कितने भागों में? 2 भागों में। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। जिसमें कम मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाता है, जिसमें अधिक मात्रा का समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाता है। अगला है च का उच्चारण स्थान क्या है? च। च और च वर्ग पूरा, ये सब कहाँ से निकलता है? तालु से निकलता है। क्या है? तालु। देखिए कब पूछा गया है? 23 में। खैर देखिए 1 साल में कितना पूछा है? 23, 23, 23, 23, ठीक ना। यानी समझिए हम लोग एक चैप्टर वर्ण पढ़ लेते हैं ना, कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव 1 साल में पूछता है एक चैप्टर से। आप लोग खुद देखिए 4 यही है, ठीक है ना। फिर क्या है यहाँ पे? निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ठीक ना, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो याद रखिएगा यो, रो, लो, वो। यो, रो, लो, वो। कितने हो गए? 4। इन चारों को हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना। यहाँ पे लो मिला है, मिला ना। यो, रो, लो, वो, ये 4 व्यंजन क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक ना। अगर यो रहेगा तब भी अंतस्थ, रो, लो, वो, कोई भी रहेगा अंतस्थ। यहाँ लो दिया है, लो हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। आगे समझते हैं। देखिए कितना पूछा, हम तो 4 कम में हो रहे हैं। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऑब्जेक्ट। आप लोग खुद सोचिए, गेसिंग कीजिए, ठीक है, थिंकिंग कीजिए। आप लोग बच्चे नहीं हैं, सोचिए। एक चैप्टर से 13 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, हम लोग उस चैप्टर को ध्यान से क्यों नहीं पढ़ेंगे? बताइए। 13 ऑब्जेक्टिव पूछा है 23 में, तो क्या आपके एग्जाम में 5 ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा? थिंकिंग कीजिए। जब 13 ऑब्जेक्टिव जो है एक चैप्टर से किसी साल पूछा जा सकता है, क्या हमारे एग्जाम में 5 ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा। तो 5 नंबर ही मान के चलिए, तो 5 नंबर समझिए, एक नंबर से आदमी सेकेंड हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक ना। अगला क्या है? एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन सा है? ठीक ना, जिसमें एक मात्रा का समय लगे वह एक मात्रिक स्वर कहलाता है। इसमें कौन सा है? ठीक ना, तो एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर में। किसमें लगता है? ह्रस्व स्वर में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है मुक्ताक्षर। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो याद रखिएगा स्वर होता है। क्या होता है? स्वर होता है। इसका अंतिम ध्वनि स्वर होता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उदाहरण कौन सा है? इकहरा उद्धरण, यानी लास्ट का चिन्ह पूछ रहा है, ठीक ना। इकहरा उद्धरण कौन सा है? तो बताइए। हम लोग सिंगल इन्वर्टेड, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड। तो सिंगल इन्वर्टेड को हम लोग कहते हैं इकहरा उद्धरण। ये रहा सिंगल, जो ऐसे लगाते हैं लास्ट में, ठीक ना। और डबल इन्वर्टेड जो ऐसे होता है, लगाते हैं ना ऐसे करके, डबल इन्वर्टेड, वो है दोहरा उद्धरण, जो कि यहाँ डी में दिख रहा है। एक हरा को कौन सा हो जाएगा? एक हरा हो जाएगा आपका
ये वाला। अगला है त्र क्या है, त्र क्या है, ठीक ना। यहाँ त्र पूछा है, हो सकता है कभी अक्षर पूछेगा, ज्ञ पूछेगा, सर पूछेगा, ठीक ना। तो सबका कॉन्सेप्ट समझिए। अक्षर त्र ज्ञ सर कितने हुए, 4। कौन कौन, अक्षर त्र ज्ञ सर, ये चारों के चारों व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। ये चारों के चारों वर्ण क्या है, संयुक्त व्यंजन है। त्र पूछा है, अगर अक्षर ज्ञ सर कुछ भी पूछिए तो सब क्या होगा, संयुक्त व्यंजन होगा। अगला वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, ठीक ना, ध्वनि कहते हैं। ये डायरेक्ट परिभाषा दिया है। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। अगला है लो कौन सा व्यंजन है, अभी जस्ट आपको पढ़ाएं ऊपर, ठीक ना। यहाँ पे जो है क्वेश्चन को उल्टा करके फंसाया गया, फंसाती है मगर फंसने का नहीं, ठीक ना। लो कौन सा व्यंजन है बताइए, अभी बताएं ना आपको कि यो रो लो वो, ये चारों कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, ऐसा सब क्वेश्चन बनाइएगा, जरूर चांद के पार जाइएगा, ठीक है। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, अभी जस्ट देखिए क्वेश्चन ऊपर पूछा गया, फिर आपको एग्जाम में फंसा रहा है, ठीक ना। फंसाती है मगर फंसने का नहीं। तो क्या बोला गया था अभी कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, स्वर होती है। तो किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला है एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन में देखिए रिपीटेड है, खाली पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए जस्ट अभी कॉन्सेप्ट आपको दिए थे। अक्षोत्तरज्ञ कौन सा व्यंजन है बताइए, हम ऐसे कॉन्सेप्ट दिए क्वेश्चन लड़ गया, ठीक ना। अक्षोत्तरज्ञ कौन सा व्यंजन है, अब जो है दूध पीता हुआ बच्चा भी इसमें बोलेगा सर ये जो है ना संयुक्त व्यंजन है। कौन सा है, संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अक्षोत्तरज्ञ सर कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। अगला है निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है बताइए। केवल आपको जो है एक चिन्ह पूछ दिया गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है ना। ऐसे करके लगता है ना, ऐसे कहाँ पे दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन ए में। यह विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक ना। ये क्या है, ये डैश है। ये क्या है, पूर्ण विराम है। ये क्या है, कोमा है। कोमा क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। अगला आगे दिया गया, अब एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है, ठीक ना। एक ही ध्वनि जब जो है दो व्यंजनों से क्या हो जाए, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से मिल जाए तो वह ध्वनि क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है संपृक्त ध्वनि। क्या कहलाती है, संपृक्त ध्वनि। ऑप्शन डी संपृक्त ध्वनि। अगला है भ का उच्चारण स्थान क्या है, भ किस में आता है, प वर्ग में। अब प वर्ग कहाँ से निकलता है, ओष्ठ से, ओष्ठ। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला निम्नलिखित में कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है बताइए। ये सब क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला, लेकिन पूछा गया है, ठीक है ना। कब पूछा है, 2024 में पूछा गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चा भी जानता है कि जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्वेश्चन मार्क। कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला करब उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन कितने भेद के होते हैं, ठीक ना। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं। कोई खास अक्षर पे, कोई पार्टिकुलर अक्षर पे यदि हम विशेष बल लगाते हैं तो मतलब जोर से बोलते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए। इसको हम लोग कहते हैं क्या है, बलाघात। क्या कहते हैं, बलाघात। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा गया। अगला निम्न में कौन उसमें व्यंजन है, कौन क्या है, उसमें व्यंजन है बताइए। उसमें व्यंजन कौन सा है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 2 व्यंजन आता है, फिर समझिए। अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन। अंतस्थ तो आपको समझा दिए, फिर से समझिए। यो रो लो वो, यो रो लो वो, ये चारों वर्ण कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये चारों वर्ण क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। वो के बाद अब क्या होगा, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, हो, ठीक है। तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, हो, ये चारों वर्ण कहलाते हैं उसमें व्यंजन। क्या
क्या कहलाते हैं? उसमें व्यंजन। फिर अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये चारों वर्ण कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार यो लोगों को जो है यो ग्रुप को 3 ग्रुपों में 3 भागों में बांटा गया है। या क्या करा? उसमें व्यंजन, उसमें क्या हो जाएगा? तालव्य सो, मूर्धन्य सो, दंत सो हो। तो ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन दंत सो दिख रहा है। उसमें व्यंजन क्या हो जाएगा? दंत सो। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है बताइए? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है ना। हिंदी में अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला, निम्न में कौन महाप्राण है? निम्न में कौन क्या है? महाप्राण है। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। किसी भी वर्ण का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी ग्रुप का, जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, किसी भी ग्रुप के किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग कहलाता है महाप्राण। दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। यानी कि त पहला में आया ये होगा, नहीं होगा। द तीसरा में आया, नहीं होगा। प पहला में आया, ये भी नहीं होगा। ठ ये दूसरा में आया, ये हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, यदि ये सब याद नहीं रहे तो कॉन्सेप्ट जो हम बोलते हैं उसको कॉपी में स्टार मार के लिख लीजिए कि किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। तो दूसरा यहाँ ठ है, इसका क्या? जो ठ, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में कौन अघोष वर्ण है? ठीक ना। कौन क्या अघोष वर्ण है? तो अघोष वर्ण का भी लगभग समझिए वही कॉन्सेप्ट है कि दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। दूसरा क्या कहलाता है? अघोष। यो है पहला, नहीं होगा। गो है तीसरा, नहीं होगा। जो है तीसरा, नहीं होगा। छो है दूसरा, छो होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, जो का उच्चारण स्थान क्या है? जो किस में आता है? कौन सा वर्ग में? जो है चवर्ग में। चवर्ग कहाँ से निकलता है? तालु से निकलता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है। हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी में उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए। अगला, निम्न में कौन पंचमा अक्षर है? पंचमा अक्षर मतलब कि लास्ट 5वां नंबर वाला। ये 2 नंबर में है, 1 नंबर में आता है, ये तो लास्ट नहीं होगा, ये है 5वां। ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य नो। ये ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, तरह किन वर्णों के मेल से बना है? ठीक ना। तरह जो है ये किन वर्णों के मेल से बना है? जब तो हलंत जोड़ रो हलन करेंगे रो, तब क्या बनेगा? तरह। ऐसा कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में, जिसका हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? ठीक ना। दीर्घ स्वर जिसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? दीर्घ ई दीर्घ ऊ पढ़ते हैं। इसको किस में पढ़ते हैं? दीर्घ ई, ये रहा दीर्घ ई, क्या हो जाएगा? ये दीर्घ स्वर होगा। दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? अभी आपको जस्ट बताया, ठीक ना। प वर्ग पूरा, उसके अलावा हर्स्व ऊ, दीर्घ ऊ। प वर्ग पूरा, हर्स्व ऊ, दीर्घ ऊ, इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? कौन क्या है? ऊष्म व्यंजन है। तो अभी क्या बताया आपको? तालव्य सो, मूर्धन्य सो, दंत सो, हो, ये चारों कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है? इसमें से हमको दिया गया है मूर्धन्य सो। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या है? ऊष्म व्यंजन है, ठीक ना। आगे देखिए, अगला है, किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? ठीक है। किस व्यंजन को हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? बताइए, किस व्यंजन का दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन है? तो हम लोग इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, निम्न में कौन अल्प प्राण है? तभी क्या समझा था? महाप्राण। महाप्राण में आपको क्या बताया? तो महाप्राण में आपको हम बताए कि दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। आप आगे अल्प प्रांत इसका भी कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण, ठीक है। किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। पहला और तीसरा वर्ण
ये दूसरा है, नहीं होगा। चौथा है, नहीं होगा। दूसरा है, ये भी नहीं होगा। ये ब तीसरा है, 3 नंबर में प फ ब, तो यही क्या हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा, ठीक ना, अल्पप्राण हो जाएगा। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है, जस्ट बताया अभी, दूसरा चौथा खोजिए कहाँ। पहला है, नहीं होगा। पहला है, नहीं होगा। पाँचवा है, नहीं होगा। ये रहा चौथा, ये होगा, ठीक ना। अगला है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ये डायरेक्ट संख्या पूछ दिया, ये सब याद रखिएगा, ठीक ना। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 25। कितनी होती है, 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। कहाँ से कहाँ तक, क वर्ग से लेके प वर्ग तक। क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, उसके बाद ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5, प वर्ग में 5, तो 5 25, ठीक ना। निम्न में कौन वर्ण अल्पप्राण है, कितना बार एक चीज रिपीट कर रहा है, अल्पप्राण। पहला, तीसरा। कहाँ है पहला, तीसरा, देखिएगा तो 1 मिनट। दूसरा है, तो ये तो नहीं होगा। चौथा, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ठीक ना। तो पहला, तीसरा, पाँचवा। पहला, तीसरा, पाँचवा, ये होगा। यहाँ पे पाँचवा दिया है ना, ये हो जाएगा। पहला, तीसरा, पाँचवा, पाँचवा भी ऐड कर लीजिए, ठीक ना। महाप्राण में दूसरा, चौथा। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पाँचवा। पाँचवा अंग है, ये हो जाएगा। अगला, कौन महाप्राण, देखिए कितने बार एक चीज पूछा। पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, ये रहा दूसरा, ये हो क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। अगला, अक्षो किन वर्णों के मेल से बना है, तो अक्षो बनता है को हलंत प्लस मूर्धन्य स्व। कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, री का उच्चारण स्थान कहाँ है। री का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो अभी जस्ट आपको बताए हैं, ठीक ना। क्या बताए हैं, ट वर्ग पूरा, ट वर्ग पूरा, उसके अलावा री, ये सब निकलता है मूर्धा से। कहाँ से निकलता है, मूर्धा से। री का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा। निम्न में कौन मूल स्वर है, कौन मूल स्वर है, ठीक ना। तो अ, हर्षही, हर्षऊ, इस सबको मूल स्वर कहते हैं, ठीक ना। अ, हर्षही, हर्षऊ, इसको क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। आ देगा तब भी मूल स्वर होगा, हर्षही देगा तब भी होगा, हर्षऊ देगा तब भी होगा, यहाँ हर्षही दिया गया, ठीक ना। तो आज हमने इस पाठ में कॉन्सेप्ट तो सीखे ही, कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है 54 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीखे हैं, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो जहाँ तक हमसे हो सका हम यथासंभव आप लोगों को समझाने का प्रयास किए, पूरा खुल के बताएं, ठीक ना। जैसा कि थ्योरी क्लास में बताया जाता है, उससे बेहतर हमको लग रहा है हम आपको बताएं। यदि आपको लग रहा है कि मेरे टीचर वाकई में आपके प्रति मेहनत किए हैं, आप लोग फीडबैक दीजिए, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा हो। धन्यवाद।